नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, विक्ट्री हैज़ 100 फादर्स बट द डिफीट इज़ ऑर्फन। हिंदी में कहें तो कामयाबी के 100 बाप होते हैं लेकिन नाकामी अनाथ होती है। ये कहावत कांग्रेस पार्टी को बहुत याद आ रही होगी। विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी भाषी राज्यों में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार ने देश की पॉलिटिक्स के नक्शे पर कुछ अलग अलग इबारतें लिखी हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने नज़रिए से ये हार कितनी अहम है, ये कांग्रेस पार्टी के खेमे में, उनके दफ्तरों में, बंद कमरों में इसे लेकर सिर्फ अव्वल माथापच्ची चल रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए, कड़ी चुनौती देने के लिए पिछले कई महीनों से आकार ले रहा विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन भी लगता है कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन से, इस निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से चरमरा गया है। हम जिसे कह सकते हैं कि हाईवे पर आते आते इंडिया गठबंधन की गाड़ी लगता है स्पीड ब्रेकरों में उलझ गई है कांग्रेस की इस हार के बाद। और उसका पहला सबूत यह है कि 6 दिसंबर यानी कल होने वाली इंडिया गठबंधन की एक पहले से तय बैठक टाल दी गई है। और वो टली इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियों ने एक तरीके से आंखें दिखानी कांग्रेस को शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक में जाने से मना कर दिया। ममता बनर्जी खेमे से ये सूचना आई कि ममता बनर्जी भी नहीं आ सकती हैं, एमके स्टालिन भी नहीं आ सकते हैं। नीतीश कुमार के खेमे से भी विरोध की, या कहें जिसे आंखें दिखाने की मुद्राएं सामने आने लगी। कुल मिलाकर फिलहाल ये बैठक टालनी पड़ी है और 17 दिसंबर की तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं उससे ये साफ है कि इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता पहले से थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हम लगातार ये बात कर रहे थे कि 3 दिसंबर 2023 की तारीख, यानी जिस दिन असेंबली इलेक्शंस के, विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते, या कहें कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के मुस्तकबिल को लेकर जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, उनमें थोड़ी साफ गोही, थोड़ी स्पष्टता आनी शुरू होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में जो तलवारें खींची थी, लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद मयान में वापस ये तलवारें आसानी से नहीं जा पाएंगी। हालांकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी की हार के बाद एक बयान दिया, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक तंज था, जिसे कहते हैं कि एक पलटवार था। लेकिन फिर उसके बाद, उसके 24 घंटे बाद अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया जिसे हम थोड़ा राहत के तौर पर देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। पहले हम जरा वो दोनों बयान सुनते हैं और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। जी, ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थिति दूसरी नहीं है। मध्य प्रदेश में दूसरे का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज, या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। तो आपने सुना कि जो आखिरी बयान है अखिलेश यादव का, वो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और
अच्छा ही हुआ एक तरीके से। अब इंडिया गठबंधन में थोड़ा सामंजस्य बैठेगा, थोड़ा तालमेल बैठेगा। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो शायद कांग्रेस पार्टी फिर एक बिग ब्रदर एटीट्यूड, जिसकी कि पहले से आशंका जताई जा रही थी, वो होता, वो दिखाती। लेकिन अब सभी पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पर सीट बंटवारे की बातचीत करेंगी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं हेमंत तिवारी जी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि यूपी तक के एडिटर और ब्यूरो चीफ हैं। कुमार अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, आपने कुछ रिपोर्ट्स भी की हैं इस पर, जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिखाया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। देखिए नीरज, अगर बहुत संक्षेप में कहूं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी अब कोई भी अपनी जमीन कांग्रेस के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अपनी जमीन का मतलब ये कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है उन जगहों को देगी, बाकी वो सीट बंटवारे में बहुत ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। देखिए, अगर कांग्रेस इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती, एक दो राज्य उसके पास आ जाते, तब वो इस स्थिति में भी होती कि वो कुछ बार्गेन कर ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हिंदी हार्टलैंड की तीनों राज्यों के चुनाव को हारने के बाद अब उस मनोबल के साथ नहीं है कि वो सीट को लेकर के बहुत ज्यादा बार्गेन कर सके। मुझे लगता है बहुत डिफेंसिव कांग्रेस पार्टी होगी। अखिलेश यादव को भी ये बात मालूम है कि जो एक तलखी आई मध्य प्रदेश चुनाव के में टिकट बंटवारे के वक्त, वो अब उनके लिए बोन इन डिस्गाइज होने जा रहा है। यानी वो एक उनके ऊपर एक नैतिक दबाव मध्य प्रदेश का भी है, और दूसरा जब हार गए तो फिर वही बात कहेंगे कि भाई ठीक है, आप उतनी ही लड़ो जितनी आपकी हैसियत है। आज अखिलेश यादव ने जो एक बात दोबारा कही कि भाई इंडिया गठबंधन में अगर लड़ना है, अगर बीजेपी से लड़ना है, तो जो दल जहां मजबूत है वो वहां बीजेपी का मुकाबला करे और दूसरे दल उसका सहयोग करें। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एक स्टेपनी की भूमिका में रहिए और बाकी हम यहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी जब आज ये बैठक टल गई और 17 तारीख को जब नई बैठक की तारीख आ गई है, तो मुझे लगता है कि अब सारा जोर इसी बात पर होगा कि पहले इस मीटिंग के एजेंडे में सीट शेयरिंग को रखा जाए। उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, इस पर एक मोटा मोटा फॉर्मूला तय, एक मोटी मोटी बात तय हो और एक फॉर्मूला बने। फॉर्मूला मुझे लगता है कि ये वही फॉर्मूला होगा जो कई राज्यों में एक साथ लगेगा, जैसे बंगाल में, जैसे बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में, कि जहां कांग्रेस बिल्कुल नहीं के बराबर है या उनकी जो ताकत है बहुत सीमित है, वहां का एक फॉर्मूला तय हो कि भाई आप बिल्कुल उस तरीके से आइए कि आप सिर्फ एक सपोर्टिव पार्टी की तरह हो और उतनी ही डिमांड करिए। तो मेरा मानना यह है, लेकिन एक चीज पर और नजर रखनी होगी, वो है कि अगर ये बैठक का डेट टला है और लालू यादव ने इसकी घोषणा की है कि भाई 17 तारीख को हम अगली बैठक करेंगे, तो इसका मतलब अब ये होगा कि कांग्रेस थोड़ा खुद को पीछे करेगी, थोड़ा बैक स्टेज लेगी। इन दलों के नेताओं को अब ज्यादा अहमियत मिलेगी, उन्हें ज्यादा बोलने के लिए स्कोप होगा। और 17 तारीख जब रखा गया तो मुझे लगता है कि वो 10 तारीख को जो बसपा की मीटिंग मायावती ने बुलाई है पूरे देश भर की, उस मीटिंग का क्या एसेंस निकलता है उस पर भी इंडिया गठबंधन की नजर रहेगी। और तब मुझे लगता है कि एक बड़े कैनवास पर इंडिया गठबंधन बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये विन विन सिचुएशन है कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हुई और अब वो बहुत कह सकते हैं कि अपने हिसाब से इसमें बातें करेंगे। इस तरह से जिस आक्रामक तरीके से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के चुनाव में खुद को उतारा था, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन ना होने के बाद जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ पंजा लड़ाया था, ये कहा गया कि अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी, खास तौर पर उपचुनावों में, इस तरह का प्रचार नहीं करते जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में उतरे हुए हैं। तो शायद अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि मैं मध्य प्रदेश में अपनी मजबूत
उपस्थिति दर्ज करवा दूंगा और फिर मेरा जो पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सौदेबाजी का, वो और मजबूत हो जाएगा। मैं मजबूत उपस्थिति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव के कुछ सीटों पर अखिलेश यादव के उम्मीदवारों ने ऐसा प्रदर्शन किया है जो शायद कांग्रेस के हारने की वजह बना है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने भी सीट तो कोई नहीं जीती ना सीधे तौर पे, तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में तो खुद को उस तरह से साबित नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद क्या आपको लगता है कि फिर भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के तेवर जो हैं वो ढीले नहीं पड़ने वाले हैं और वो शायद मध्य प्रदेश के उन तमाम घटनाक्रमों का बदला भी लेंगे? मसलन कमलनाथ ने जब ये कहा था कि अखिलेश कौन है, या फिर अजय राय ने जिस तरह के बयान दिए थे, तो उत्तर प्रदेश में बदला निकालेंगे उन सबका अखिलेश यादव, या फिर वो 2024 के लिए बीजेपी को हराना है इसी एजेंडे पर गठबंधन की एकता के लिए काम करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है, मैंने आपसे कितनी बार जिक्र किया है, आप समझते हैं इस बात को कि अखिलेश ही सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च है। लेकिन अखिलेश के साथ मध्य प्रदेश में जो हुआ, तो उसके बाद अखिलेश ने देखा वो सबसे हमसे आपसे ज्यादा दिलचस्पी अखिलेश यादव की रही होगी कि क्या परिणाम आते हैं। क्या कांग्रेस मिस कैलकुलेशन, ओवर कॉन्फिडेंस और मुगालते में रहेगी, या फिर अगर जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि हिंदी हार्टलैंड के तीनों स्टेट्स जीत करके वो फिर बाकी स्टेट्स में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनसे थोड़ा सा अच्छी सांस लेके बात करेगी, मतलब नेशनल अलायंस के अंदाज में बात करेगी, जिस अंदाज में उसने मध्य प्रदेश इलेक्शन में अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बात की, या उसका जो एटीट्यूड रहा। अखिलेश भी देख रहे थे, मायावती भी देख रहे थे। मायावती इस बात को देख रही थी कि जिस तरीके की तनातनी अखिलेश और कांग्रेस में चल रही है, और जो कांग्रेस का अपना खुद का ख्याल है, कांग्रेस में दो तरह की बातें लगातार चल रही थी। अगर इंडिया गठबंधन टूटता है या आखिर तक एक नहीं रह पाता है, तो उसकी बड़ी निगाह बसपा की ओर से थी कि बसपा से बातचीत करके सम्मानजनक सीटें लेकर के समझौता किया जा सकता है। इस तरह के एफर्ट्स जारी थे। लेकिन अब मायावती भी देख रही थी क्या रिजल्ट आते हैं। मायावती सुनिश्चित रूप से यह परिणाम देखने के बाद अब मुझे लगता है कि अपनी जबान पर कायम रहेंगे। उनकी जबान क्या है अभी तक? उनकी जबान यही है कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम अकेला इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना नजरिया था, जो अपनी स्ट्रेटजी थी, वो काम कर गई। और मायावती अगर इंडिया गठबंधन में नहीं है तो उसका मतलब क्या है? इस पर मैंने हमेशा फोकस किया होगा, नीरज जी आपको याद होगा, इस विषय पर जब पहली डिबेट हुई मैंने यही कहा था कि एक बड़ा राइडर है कि मायावती का इंडिया गठबंधन का किसी भी प्रकार से हिस्सा न बनना। इसका मतलब इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो सुनिश्चित करेगा कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करते हैं या अपोजिशन उनको चैलेंज दे पाता है, उस राज्य के परिणामों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मतलब अपोजिशन बहुत अच्छा शायद परफॉर्म न कर पाए और भाजपा के पक्ष में बेहतर परिणाम आए। कारण आप सब समझते हैं उत्तर प्रदेश का सिस्टम क्या है। उत्तर प्रदेश में 2022 की जो लड़ाई हुई तो शायद उससे वो लड़ाई रिपीट ना हो पाए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए बगैर अपोजिशन कौन सा अलायंस बना सकता? भाजपा को टक्कर देने के लिए मायावती का साथ रहना किसी भी अपोजिशन के अलायंस में जरूरी है, भले उनको कितने कम फीसद 2022 के असेंबली इलेक्शन मिले हों या 2014 में उनकी 0 सीटें रही हों पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन उनके अपने वोट अगर किसी अलायंस के साथ जुड़ते हैं तो उसका अर्थ होता है, उसका मतलब होता, तब आप भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। तो इसके बड़े फर्क तो पड़ेंगे स्वाभाविक रूप से। और कांग्रेस की जो बात है, देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन छोड़ चुकी है, चाहे कितनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाए। कांग्रेसियों को लगता था कि तीनों राज्य जीत लेंगे, उसके बाद
तो उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में जब आएगी, भारत जोड़ो यात्रा जो अपने दूसरे तीसरे फेज जिस पेज में भी हो, जब आएगी तो राहुल गांधी एकदम पूरा सब क्रांति ला देंगे, सारी चीजें बदल जाएंगी। जो उम्मीद कांग्रेसी हर चुनाव में राहुल गांधी से करते हैं। पहले कहते थे राहुल गांधी आ जाएं, प्रियंका गांधी आ जाए, हम लोग भाई देखिए वर्षों से जो नाउम्मीद रहता है उसको किसी न किसी करिश्मे की उम्मीद अपने ही लीडर से होती है जिनका प्रयोग न किया गया हो अतीत में। तो कांग्रेसी इस उम्मीद में थे। मुझे लगता है कि एक बात आपने जो पहला प्रश्न किया महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2024 तक महत्वपूर्ण रहेगा, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जब सीट शेयरिंग में तो साहब हम देने वाले हैं, हम तो देने वाले हैं ना, यही तो कहा था अखिलेश यादव ने ना। अब अखिलेश यादव की कृपा पर चीजें तय होंगी और कांग्रेस उसको रेजिस्ट भी नहीं कर पाएगी। क्यों? कारण ये जो चुनाव परिणाम है हम लोग यही देख रहे हैं, चुनाव परिणाम आने दीजिए, चीजें साफ हो जाएगी। कांग्रेस वहां टूटी, वहां कमजोर हुई, इसका मतलब यहाँ तो आप ऑलरेडी कहीं हो नहीं साहब, एक सीट पर जीते हो, 2 सीट अखिलेश यादव को कहने का आप 2 सीटों पर, एक पे जीते थे, एक पे नजदीकी थे, हारे थे, तो 2 सीटों पर आप लड़ लीजिए। ये भी कह सकते हैं अगर कमलनाथ अखिलेश कह सकते हैं तो अखिलेश भी थोड़ा जिद्दी देखते हैं इस मामले में, बहुत ज्यादा सहनशीलता और बहुत ज्यादा धैर्य उनमें नहीं है, वो ज्यादा तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इतना तो तय है इन परिणामों के आने के बाद उत्तर प्रदेश में अपोजिशन। और एक चीज मैं आपसे हमेशा और कहता था, एक पल ले रहा हूं आपको बोलने में, बड़ी बात फिर से कह रहा हूं, हो सकता है कोई प्रवक्ता इसको खारिज कर दे, लेकिन नीरज जी ये भाजपा है, भाजपा अपने हिसाब से खेल खेलती है। और मैं आपसे सवा साल से कह रहा हूं लगातार, इवन 2022 के असेंबली इलेक्शन के परिणाम आने के बाद कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। और आरएलडी के श्री जयंत चौधरी, मैं उनको सुनिश्चित नहीं मानता हूं वो आखिर तक बिल्कुल अलायंस के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, मैं जयंत चौधरी पे आने ही वाला था। सर पीयूष जी, मैं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात हम लगातार कर रहे हैं। जयंत चौधरी जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन 1 सीट मात्र कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दी। कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल प्रदर्शन अपना जो है वो निराशाजनक रहा, हार गए, सरकार गंवानी पड़ी, लेकिन 1 सीट जयंत चौधरी को दी और वो जीत गए। तो वो तो उनके पास ये कहने के लिए है कि मुझे और सीटें दी होती तो मैं और भी जीत कर आपको दे देता। लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से गठबंधन साथी के साथ एक छोटे भाई वाला रवैया किया, भैया तुम जितने हो उतने ही रहो टाइप। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ जयंत चौधरी, एक तरफ अखिलेश यादव, खुद का निराशाजनक प्रदर्शन, तो आप कांग्रेस पार्टी को सिर झुकाकर 2, 4, 5 सीटें जो अखिलेश यादव दे दें उस पर मानना पड़ेगा, या अब भी जिस तरह की बातें अजय राय करते हैं और वो दावे करते हैं कि नहीं हम तो अभी भी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी इस हालत में है कि वो अपनी शर्तें मनवा सके, या कम से कम उनकी डिमांड कर सके, नहीं नीरज जी, ये लगता है कि एक धक्का लगा है कांग्रेस पार्टी को, और अगर वो 3 में से 2 भी जीत जाती तो एक कॉन्फिडेंस उनका होता, और तीनों जीती तो फिर क्या कहने थे, फिर तो वो एक वही जो बात हो रही थी, बिग ब्रदरली जो एटीट्यूड उनका रहता है, उसको और स्ट्रेंथन करने की वो कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो जो है तमाम जो है इस तरह के अलायंस पे नहीं आया। दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए बातचीत भी हुई थी, जो केंद्रीय उनका नेतृत्व है उन्होंने बातचीत भी करी थी, और लेकिन दरअसल कांग्रेस की कमजोरी क्या है कि उनके जो छत्रप हैं वो इतने मजबूत रहते हैं या इतने मजबूती होने का दिखावा करते हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनके सामने जो है घुटने टेक देता है। और वही जो कांग्रेस का जो सबसे बड़ी असफलता जो हो रही लगी इन चुनाव में भी हमने देखा, चाहे आप कमलनाथ जिन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया, और समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो सका सीटों का जो है, और वहां पे जो है कि आपके क्या नाम गहलोत साहब थे, जो वो सोचते थे कि वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, पार्टी हाईकमान कुछ नहीं है। तो ये हालात थे जिसके चलते जो है ना, तो वहां पे जो है जयंत को और सीटें मिल पाई न, जो है कि मध्य प्रदेश में जो है अखिलेश को सीटें मिल पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी ज्यादा अपशब्द कहे गए,
और इस तरह का माहौल बन गया कि जो, और उसी 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 खींच में आके जो है अखिलेश यादव ने बहुत इंटेंसिव कैंपेनिंग करी मध्य प्रदेश में, जिसका परिणाम ये हुआ कि देखिए कांग्रेस को नुकसान तो हुआ ही कुछ सीटों में निश्चित रूप से जो है कि, और अगर वो साथ लड़ते, भले ही 2 सीट बार्गेनिंग करके अगर वो 6 मांग रहे थे तो 2 पे आप बातचीत तय कर लेते, क्योंकि अखिलेश का भी पहले पिछले बार भी जो है 2018 में जो है वो एक ही सीट जीते थे, हालांकि उसको भी वो रोक नहीं पाए थे, वो भी भाजपा में चला गया था उनका विधायक जो है, लेकिन कम से कम आप बार्गेन करके एक बड़ा दिल दिखा के और उसमें केंद्रीय नेतृत्व को जो है फर्म हैंडेडली ट्रीट करना चाहिए था, चाहे कमलनाथ हो चाहे वो गहलोत हो, कुछ भी हो, क्योंकि आपका उद्देश्य था 2024, असली उद्देश्य वही था 2024। तो उसमें ये एक एक कदम आपके होते जो ये कड़ियों को जोड़ते, और जो वैमनस्यता की एक भावना पैदा हुई है वो नहीं होती उसमें। तो ये कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी में मानता हूं कि उन्होंने अपने को असर्ट नहीं किया और इन छत्रपों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे। और ये बात कही गई अभी कि जैसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी परिणाम क्या रहा, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देखिए ये छत्रपी लोगों ने उतनी, खासकर राहुल गांधी को उतनी सभाएं नहीं करने दी जितनी सभाएं वो करना चाहते थे वहां पे, क्योंकि इनको लगता था कि ये आएंगे तो खेल बिगाड़ देंगे और जो है कि हम अपने कंधे पे है पूरी पूरी चीज जो है उसको लेके चलेंगे। तो ये कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है, बार्गेनिंग पावर कमजोर हुई है। आप जिस तरह से खड़गे ने कल की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अभी जो है लालू यादव ने उसको जो है अब 16 तारीख कर दिया। ये शिफ्टिंग अब दिखाई दे रहा है कि असर्शन, बाकी जो पार्टनर है उनका असर्शन जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब आपके पास वो ताकत नहीं रही है कि आप जो है चीजों को डिक्टेट करिए या उनको आप चलाइए उस तरीके से। तो निश्चित लगता है मुझे, लेकिन ये एक समझदारी है, इसके साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, 2024 की लड़ाई लड़नी है, अखिलेश यादव गनीमत है, अखिलेश यादव तमाम बिटरनेस के बावजूद, और मुझे लगता है वो सही भी है, वो बिटरनेस पीछे छूट जानी चाहिए। अब चुनाव खत्म हुए, कौन जीता कौन हारा ये तो होता रहता है इसमें, उससे आप अगर देखें तो कांग्रेस ने सीटों में तो बहुत खराब आई है, लेकिन अगर उसका वोट शेयर देखिए तो वोट शेयर जो है 40% के आसपास जो है उनका हर जगह रहा है तीनों राज्यों में, इतना बुरा भी नहीं है कांग्रेस का वोट जो है। तो इसलिए आप राइट ऑफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा या एक प्रैक्टिकल जो है बुद्धिमानी होगी। तो ये समझते हुए एक समझदारी दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को भी, क्योंकि कांग्रेस तो दूध का जरा छाछ फूंक के पीता है वाली कहावत चरितार्थ होती है, उनको ये समझदारी दिखानी होगी और केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पे अपना हस्तक्षेप करना होगा। और एक ये समझदारी की, आप देखिए अजय राय वो खेल बिगाड़ सकते हैं, उसी तरह के अजय राय भी हैं, उसी तबीयत के जो है जो बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम जो है कि उत्तर प्रदेश को झोली में डाल देंगे। अरे आप विधानसभा में कुछ करके दिखा दिए तो मैं मान लूं आपको, यहाँ तो लोकसभा के चुनाव है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और वो उत्तर प्रदेश जहां देखिए पूरा आपका जो है कि एक विभाजन हो चुका है से पूरी तरीके से जी। और इस पर हम लोग आगे भी टिप्पणी लेंगे पीयूष सर, वो धार्मिक विभाजन और किन मुद्दों पर उत्तर, इस पर हम सेकंड राउंड पर क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल मैं कुमार जी संदर्भ में मैं कह रहा था कि अजय राय क्या समझ रहे हैं वहां, जो आपने जहां पे जनमानस को ऐसे बना दिया गया पूरी तरीके से, वहां किस आधार पे उसकी झोली में कांग्रेस की डालेंगे। और उल्टा आप जो है नाराज कर रहे हैं, उनके कारण जो है कि अखिलेश यादव नाराज हुए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, और कमलनाथ ने भी कह दिया कौन अखिलेश। तो इस तरह की बातें जो है नुकसानदेह। लेकिन अखिलेश की एक बात जो है समझदारी की दिखी मुझे बाद में, कि उन्होंने कहा कि अब हमें आगे की लंबी लड़ाई है, सोचना होगा और गठबंधन रहेगा। ये एक पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जिस सभी के लिए मुझे लगता है कि 2024 बहुत बड़ी चुनौती है। यही आखिरी मौका होगा उनके लिए कि जो है कि भाजपा को अगर वो सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, वरना उसके बाद उनके पास कोई मौका होगा नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने आपके पास आता हूँ। सवाल अब अखिलेश यादव से जुड़े ही हैं और उन्हीं पर सारी चर्चा का केंद्र बिंदु अखिलेश यादव हैं। जब ये बात आती है कि अखिलेश यादव ने, कांग्रेस का तो बड़ा खराब प्रदर्शन रहा, अब कांग्रेस की बात अखिलेश काहे मानेंगे और अपने बात खुद को असर्ट करेंगे ज़्यादा प्रभावी तरीके से। लेकिन जब अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि बड़ा मध्य प्रदेश चुनाव वो मजबूती से लड़ रहे हैं, तो जो चुनावी आंकड़े आए हैं वो पिछले बार तो 1.5% वोट भी मिल गया था 2018 में उनको, इस बार 0.5% वोट भी नहीं मिला अखिलेश यादव को और एक भी सीट वो नहीं जिता पाए हैं। बसपा का भी हाल वैसा ही रहा है, 2018 की तुलना में बसपा का भी चुनावी प्रदर्शन
कहीं ना कहीं कमजोर ही हुआ। यानी कि भाजपा का जो कह लीजिए कि जो प्रचंड लहर चली है उसमें कांग्रेस तो एक राज्य तेलंगाना रिटेन भी कर रही है, रिटेन क्या मतलब हासिल की है तेलंगाना। अखिलेश और मायावती के पास तो ये भी कहने के लिए नहीं है कि उन्होंने दूसरे राज्यों में जहां उनकी कोई थोड़ी बहुत ताकत हुआ करती थी वो बचा कर रखी या उसे मजबूत किया। यानी ये लगातार अखिलेश के लिए भी एक हार है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अखिलेश भी हार ही रहे हैं, मायावती भी हार ही रहे हैं, कांग्रेस भी हार ही रही है, तो ये इसमें फिर बिग ब्रदर कौन बनेगा? मतलब किस कॉन्फिडेंस से आप बिग ब्रदर बनेंगे? क्योंकि 38% 37% जो भी आपका वोट शेयर विधानसभा का है वो भी तो एक गठबंधन का परिणाम है ना। मैं तुमसे बोल रहा था मायावती के ग्राफी से, तुम कह रहे थे हाँ है। क्या 36-37% वोट अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला तो वो मुख्य विपक्षी दल है। अखिलेश यादव की अपनी पॉपुलैरिटी है, ठीक है, बीजेपी मोदी योगी इनकी वजह से बीजेपी उनसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप उसके बाद किसी को ढूंढेंगे तो अखिलेश यादव ही होंगे। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, 0.46%, यानी कि आप आधे % से भी कम पर आ गए। आप 69 सीट लड़े और 46 सीटों पर आपको 1000 वोट भी नहीं मिले। 6 दिन लगातार अखिलेश यादव वहां पर सभाएं करते रहे, डिंपल यादव ने वहां सभाएं की, तो कुछ इनके अंदर रहा होगा कि शायद हम कुछ सीटें जीत लेंगे, लेकिन नोटा से भी कम आपको वोट आया है। तो ये तो एक बात है कि अखिलेश यादव को वहां झटका लगा है, लेकिन उस झटके की तुलना उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के परफॉर्मेंस से नहीं की जा सकती है। बसपा को भी देख लीजिए, बसपा घटी जरूर है लेकिन बसपा का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से दूसरे दलों से बेहतर रहा है। ठीक है, वहां पर उसे 2% के आसपास वोट मिले, जो 3.5% के आसपास वोट मिले हैं। उसी तरीके से लगभग 2% से थोड़ा सा कम राजस्थान में उन्हें मिला है। और अखिलेश यादव तो 5 सीटें राजस्थान में भी लड़े, वहां 0.01% वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में तो 1 सीट पर रनर अप भी नहीं रह पाए हैं, समाजवादी पार्टी उस दूसरे स्थान पर भी नहीं आई। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर अपना राष्ट्रीय फैलाव करना है, राष्ट्रीय स्तर पर उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, तो उन्हें तो करना होगा। अब अखिलेश यादव बंगाल में जाके तो शायद चुनाव नहीं लड़ सकते, वो तमिलनाडु में साउथ के राज्यों में जाके चुनाव नहीं लड़ सकते, वो उत्तर प्रदेश के सटे हुए इलाकों से चुनाव लड़ेंगे। तो उन्हें लड़ना था, सपा पहले अच्छा कर चुकी है, ये भी था। तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का जो डिसीजन लिया उसमें कोई गलती है, लेकिन उनकी तैयारी वैसे पहले कभी नहीं रही। वो कभी चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश उनका कभी इंटरेस्ट वाला भी नहीं रहा था, लेकिन अब उन्होंने जरूर सोचा कि अब मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश में भी कुछ करना है, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की तल्खी जो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया, गठबंधन नहीं हो पाई, उसकी वजह भी यही थी। अगर 5-6 सीटों पर बातें चल रही थी और अच्छा गठबंधन हो जाता, कांग्रेस अच्छा करती, तो 2-3 सीटें जीत जाते, और अगर 2-3 सीटें जीत जाते कांग्रेस के साथ, तो फिर ये तीसरे नंबर की पार्टी बन सकते थे। तो उनके दिमाग में जरूर ये सब बातें रही होंगी कि राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो अलग अलग राज्यों में फैलाव जरूरी है, प्रसार जरूरी है। उस लिहाज से समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया वो तो सही है, लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की वो मजबूती वहां है नहीं। अगर आप एक बिरादरी के वोट के आधार पर भी अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जाएंगे तो वो तो वहां बीजेपी का वोटर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यादव बिरादरी के जो वोट है ज्यादातर बीजेपी को चले जाते हैं, जो भी है थोड़े बहुत ही हैं, तो वो चले जाते हैं। हरियाणा में चले जाते हैं, हरियाणा में चले जाते हैं। सिर्फ आप एक बिरादरी के वोट के आधार पर आप स्टेट में चुनाव नहीं लड़ सकते। आप जब तक आपका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपका संगठन नहीं होगा, आप वहां पर एक ऐसे फोर्स के तौर पर नहीं होंगे कि जिसके बारे में माना जाए कि हाँ ये सीरियसली चुनाव लड़ रही है, तब तक जनता आपको क्यों वोट देगी। तो मुझे लग रहा है अखिलेश की तरफ से एक कोशिश हुई थी कि सीरियस हो जाए कम से कम कांग्रेस के साथ जाकर, लेकिन वो हो नहीं पाया, और उसी का परिणाम है कि उनकी हालत ये है। और थोड़ी सी बात और कह दूं कि बसपा को आप लाख कह लें, बट बसपा फिर भी इन दोनों राज्यों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी तो हो ही गई है।
राजस्थान में भी वो तीसरे नंबर पर आई है, चौथे नंबर पर राजस्थान में रही है वो जो और मध्य प्रदेश में भी वो तीसरे नंबर पर उसका वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो ठीक है, बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उसने कुछ तो अपना फेस सेविंग उसके साथ है। अब मायावती को इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि अब हमारा डिबेट का ये हिस्सा थोड़ा मायावती केंद्रित रहने वाला है। हेमंत सर, अब बात आंकड़ों की हो रही है तो राजस्थान चुनाव से एक आंकड़ा आया कि कुछ महीने पहले एक पार्टी बनती है भारत आदिवासी पार्टी, वो 3 विधानसभा सीटें जीत ले जाती है। और मायावती जो इतने लंबे समय से राजस्थान की सियासत में अपने ताकतवर हस्तक्षेप की बात कहती रहती हैं, अपने भतीजे को उतार दी थी वहाँ पूरे हमेशा मतलब महीनों तक उन्होंने कैंपेन किया, वो घटकर 2 सीटों पर आ जाती है, उनका वोट शेयर भी घट जाता है। यानी और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी हुआ, यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ, जबकि उन जगहों पर उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन भी कर रखा था। स्थानीय आदिवासी पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो आदिवासी वोटर्स पर इन्फ्लुएंस रखती है, लेकिन वहां पर भी कोई चमत्कार हुआ नहीं। यानी अखिलेश भी हार रहे हैं, मायावती भी हार रही हैं। तो आखिर लोग किस दुनिया में रहकर ये ख्वाब सजाए हुए हैं कि लगातार हम हारते रहेंगे और उत्तर प्रदेश में एक दिन आएगा कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को हम घुटनों के बल्ला देंगे और जो कहेंगे वो मान लेगी। ये कहां से ये कॉन्फिडेंस कहां से रहा है? देखिए, ये सियासत है और सियासत में साहब इस तरह की सोच, इस तरह के अपने कैलकुलेशंस होते रहते हैं। अब आप सोचो, जब एनसीपी बहुत बड़ी पार्टी थी, अब तो बहुत सूक्ष्म हो गई महाराष्ट्र में, तो एनसीपी की उत्तर प्रदेश इकाई भी हुआ करती थी और एनसीपी जो है वो वेस्ट बंगाल और बल्कि छोड़िए वहां तो सत्ता में हिस्सेदार रही 30 में हिमाचल। नहीं वो क्या कहते हैं, वो कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय में जी। तो वो तो सबकी अपनी कोशिश है और राष्ट्रीय पार्टी बने रहें या फिर से बन जाएं, इसके लिए एक प्रयास है। लेकिन इन प्रयासों के लिए आपको अस्थायी रूप से उन राज्यों में सक्रिय होना पड़ेगा। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी ने इन सभी राज्यों में अलग अलग कोऑर्डिनेटर रखे हैं और वो अपना अपना साल भर 2 साल वही टहलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए और ज्यादा, क्योंकि आपका मूल आधार क्षेत्रीय है जो, और उसमें उत्तर प्रदेश है जो अलग अलग भाषाओं का प्रदेश है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आप जा करके मुंबई में तुरंत कमाल कर देंगे, करामात कर देंगे और आपको अच्छी हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये तो नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव की वैसी इच्छा थोड़ी थी। अरे हमने कुछ ही गांव तो मांगे थे, कुछ गांव दे देते तो शायद हमारे जो भी आधा %। लेकिन सर सवाल तो ये है ना कि अखिलेश यादव तो कुछ गांव मांग भी रहे थे, मायावती तो कुछ मांग ही नहीं रही है। वो तो एकदम साइलेंटली थी इस पूरे चुनाव में कि हम समर्थन कर देंगे, हमारे विधायक पर्याप्त जीतेंगे, किंग मेकर बने। तो वो तो नौबत आई नहीं, तो अब किस राह खड़ी रहेंगी? मैं यही आपसे कह रहा हूं और मैंने आपसे पहले भी कहा है, मायावती की राह बड़ी साफ है। अगर भाजपा मजबूत है तो मायावती भाजपा के विरुद्ध कदापि नहीं जाएंगी। ये पंक्तियां पुनः नोट कर लीजिएगा ऐसा। अगर भाजपा मजबूत है, और मायावती की दृष्टि यही थी कि भाजपा का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, भाजपा का यहाँ जो हिंदी हार्टलैंड में परफॉर्मेंस होगा, वो उसके बाद फिर मायावती का अपना अजम्पशन होगा कि 2024 में क्या होने वाला है, मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन राज्यों की जीत से कम उनके दिमाग में एक बात और आ ही गई होगी कि मोदी फिर आ रहे हैं। वो जो माहौल कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही थी कि हिमाचल और कर्नाटक के बाद और ये तमाम राज्य और सारा मुसलमान उसके साथ आ गया है, और इन राज्यों में भी वो बड़ा जबरदस्त करने जा रही है। कम से कम 2 राज्य तो सीधे सीधे जीत रही है। ये सारा जो उसके दिमाग में एक फितूरी कैलकुलेशन था वो उठा गया। तो मायावती आ गया कि क्या होने लगा, और बहुत से कारण जिसकी बार बार चर्चा करना उचित नहीं। हालांकि अकेला प्लेटफॉर्म है न्यूज का जिसपे मैं उस बात को भी मेंशन कर चुका हूं पहले। आखिर वजह क्या है कि मायावती आप समझ रहे हैं ना, तो मायावती की अपनी गणित है। मायावती गणित में बहुत मास्टर है, और मायावती आप राजीव पानी पहले शिक्षिका थी,
मुझे लगता है गणित जब पढ़ाती रही होंगी, अगर गणित पढ़ाया होगा तो बहुत जबरदस्त पढ़ाया होगा। मायावती अपने घर में बैठ करके आपको शाहाबाद का कॉन्स्टिट्यूशन बता देंगी। आप सोच लीजिए, गणित उनकी बड़ी मजबूत है। तो गणित और भविष्य दोनों पर उनकी दृष्टि रहती है। तो मायावती, अभी जान लीजिए जिस बात की, अब अखिलेश यादव के पास क्या है। अखिलेश यादव पीडीए इस वजह से और चिल्लाने लगे, एक घोसी के बाद इलेक्शन कर जल्द, लेकिन अखिलेश यादव भूल गए, समाजवादी पार्टी के सारे लोग ये भूल गए कि साहब उस इलेक्शन में मायावती नहीं थी, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। उनकी पार्टी तो आजमगढ़ में चुनाव लड़ी थी, गुड्डू जमाली वाला, तो उनकी पार्टी वहां नहीं थी। इसीलिए ज्यादा स्वयं की शक्ति को अगर आपने आवश्यकता से अधिक आंक लिया तो झटका पाना तय है। कांग्रेस ने भी इन खासतौर से तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अपने आप को आवश्यकता से अधिक अंक लिया था, आवश्यकता से अधिक अंक लिया था। उसके बाद परिणाम आप देख लीजिए। परिणाम होने के बाद जो माहौल इन्होंने इंडिया अलायंस के जरिए बनाया था, उसमें जो भी हम लोग जिक्र कर रहे थे बड़े भाई वाला, वो माहौल एकदम से तुच्छ हो गया था। आप सब अपने अपने अंदाज में आप करेंगे। अब तो कहो तो जयंत चौधरी भी अपने अंदाज में बात करेंगे, साले हम तो एक लड़े एक जीत लिए, तुमने हमको क्या दिया। और कांग्रेस का यही था ना, इसको अभिमान में नहीं कहूं, कमलनाथ की भाषा यूं ही नहीं थी जी। या कांग्रेस हाईकमान की चुप्पी यूं ही नहीं थी, या कांग्रेस हाईकमान को हस्तक्षेप करके चीजों को सुलझा नहीं लेना चाहिए था। 2-3 सीट, एक इनका विधायक था पहले, 3 सीट दे देते, बातें बड़ी अच्छी बनी रहती, कम से कम मैसेज रहता कि अपोजिशन में यूनिटी है, अपोजिशन एक दूसरे को गाली नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल वो गालियां नहीं सुन रहा है, तो सबसे कमजोर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जबान से। ये सब चीजें नहीं है, इसका जनता पर भी असर पड़ता है ना। आजकल जनता बहुत जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया ने जनता को कुछ किया ना किया हो, जागरूक बहुत ज्यादा कर दिया, तो उसको हमारे आप पास जैसे पहुंचती उसी फ्रिक्वेंसी पर वहां पहुंचती है। तो आपके मूल प्रश्न का एक पंक्ति का मैं पुनः उत्तर बताऊं कि उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बहुत बदल जाएगा, बहुत बदला आपको दिखेगा। इंडिया अलायंस बना रहे चाहे ना बना रहे, उस पर एक बात मेरी जो हमेशा से राइडर लगाता हूं कि किसी भी अपोजिशन के अलायंस का उत्तर प्रदेश में तब तक कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, जब तक उसमें मायावती शामिल नहीं है, और मायावती किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। यानी जो कहती आ रही है वही करके दिखाएंगी। ये आप ये अंतिम ये स्थिति वही है जैसे टेनिस का जब गेम होता है तो टाई का मामला होता है तो उसमें एक पक्ष को एडवांटेज, तो ये स्थिति एडवांटेज बीजेपी है उत्तर प्रदेश में 2024 के प्रत्यक्ष। जाहिर तौर पर बीजेपी ने 4 राज्यों में तो एडवांटेज तो बीजेपी को है ही, और खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में उसने अपने प्रदर्शन को सुधारा है, अच्छा किया है। तो ये कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव में हिंदी पट्टी जो बीजेपी का कोर स्ट्रेंथ है, वहाँ वो अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेगी। पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर कि जब हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो जब हम ये बात करते हैं कि कांग्रेस तो वीक हो गई, 3 राज्य हार गई, तेलंगाना जीत गई, तो वो साउथ का स्टेट है, साउथ में अलग तरह की राजनीति है, कांग्रेस वहाँ थोड़ा बहुत मजबूत भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन जब हम इसको लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तोलते हैं इस बात को, तो कोई बड़ी सकारात्मक संदेश कोई अखिलेश और मायावती की तरफ से भी तो आ नहीं रहा है कि वो कोई अच्छा सियासी प्रदर्शन कर रहे हो, वो चुनाव दर चुनाव जीत रहे हो, या इस तरह का कोई संकेत दे रहे हो जिससे लगे कि 24 के चुनाव में वो अकेले बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं। यानी उनके पास भी गठबंधन के अलावा विकल्प क्या है? तो आप बने रहिए अपने घर में बिग ब्रदर, बने रहिए अपने घर में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी होने का दम रखे रहिए। आखिरकार अगर अलायंस नहीं होगा तो आप कहां जाएंगे? ये सवाल क्या मायावती और अखिलेश यादव के सामने नहीं कौंधता होगा? हाँ नीरज जी, आपने बहुत ही मतलब मौजूद सवाल ये उठाया है, बहुत सही रिलेवेंट क्वेश्चन है, और हमें उसी तरह से देखना होगा इसको कि ये स्टेट के चुनाव नहीं, 2024 का चुनाव लोकसभा का है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इन दलों की ये क्षेत्रीय दल है,
इनकी क्या स्थिति रहती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इन नेताओं को भी देखना पड़ेगा। और आपने जो बात कही, निश्चित रूप से देखिए, लोकसभा के चुनाव में अगर आप पिछले ही चुनाव देख लीजिए तो वहां पे अलायंस था अखिलेश का और मायावती का, जिसका फायदा भरपूर मायावती को हुआ जो 10 सीटें जीत गई। तो अखिलेश को उतना फायदा नहीं मिला उसमें, लेकिन उनको अल्टीमेटली अलायंस में आना पड़ा मायावती को, क्योंकि मायावती एक समुदाय विशेष के वोट पे ही निर्भर ज्यादातर, तमाम ब्राह्मण सम्मेलन भी कराए, सब कुछ कराए, लेकिन उसका फायदा उनको मिल नहीं पा रहा है अभी तक, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मुस्तैदी के साथ जो है वो धर्म के नाम पे अपने और अपने पाले में रखा हुआ है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो एक सिर्फ दलितों को लेके, भले ही मायावती के पास एक सॉलिड वोट बैंक है, हालांकि उसमें भी अब दरार आने लगी है। हमने देखा लगातार उनका वोट प्रतिशत अब घट रहा है, जो पहले हुआ करता था 20 से 22% एक सॉलिड दलित वोट बैंक था उनके पास, उसमें अब दरार आ रही है, भाजपा खींच रही है उसको, और थोड़ा थोड़ा कांग्रेस की तरफ भी खिसकना शुरू हुआ है। तो ये बात आपकी सही है, और निश्चित रूप से उनके सामने ये बात होनी चाहिए कि अपने दम पे आप लोकसभा के चुनाव में बहुत कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, आपको गठबंधन में आना ही पड़ेगा। और कांग्रेस को आप माने ना माने, कांग्रेस जो है कि उत्तर प्रदेश में भले ही कमजोर हो चुकी है या कहीं ये निष्प्राण हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन खासकर साउथ में और पैन इंडिया जो है कांग्रेस की प्रेजेंस है, कांग्रेस के वोटर्स हैं, अभी भी कांग्रेस के काफी वोटर्स हैं आप देखिए, और अभी भी इन चुनावों में भी कांग्रेस वाले ये बीजेपी को वो करने के लिए ये दिखा रहे हैं कि साहब हमारे पास तो 4 करोड़ 90 लाख जो है 91 लाख वोट पड़े, और बीजेपी को 4 करोड़ जो है कि 89 जो वो पड़े। तो वो इस तरह से गिना, तो अभी भी उनका बेस है, इसमें कोई दो राय नहीं लोकसभा चुनाव में। तो ये इन पार्टियों को समझना होगा, चाहे मायावती हो और चाहे अखिलेश हो। मुझे लगता है इसी वजह से जो है अखिलेश ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अभी ये गठबंधन बना रहेगा और हमारी लड़ाई लंबी है, तो वो समझदारी वाला एक वक्तव्य दिया। वहीं मायावती की एक खबर मैंने देखी थी, कितनी सच्ची है पता नहीं, शायद आप लोग बताएं या नहीं, एक खबर मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो भी अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत आलोचना करी है, और कहीं ना कहीं वो उनका मन बन रहा था वो कहे कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का। अगर ये सच है खबर तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण खबर है, और ये लगता है कि उनको भी एहसास हो गया है, और इन राज्य के चुनावों ने भी दिखा दिया है कि उनकी अकेले लड़ेंगी इस तरीके से तो जो है कि उनकी बहुत ज्यादा सफलता उनको मिलने वाली नहीं है। और 2024 का चुनाव तो देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जहां अकेले दम पे तो कतई खड़े ही नहीं हो सकते ये लोग। कुछ भी मान लीजिए 8-10 सीट ले आए तो क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी की सेहत या एनडीए की सेहत तो कोई फर्क पड़ने नहीं जाता। तो जब आप एक साथ जुटेंगे और आपके वोट परस्पर ट्रांसफर होंगे जब, तभी आप मजबूती से लड़ पाएंगे। ये इनको भी शायद अब समझ में आ रहा है। तो लेकिन अभी जो मायावती का एक सम्मेलन होने वाला 10 तारीख को, उसमें चीज तय होंगे कि वो अकेले ही लड़ेंगी, तो खुद मुझे लगता है कि आत्मघाती कदम होगा उनके लिए। और अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा गठबंधन के लिए भी और मायावती के भी। लेकिन उसमें फिर गठबंधन के सभी जो पार्टनर हैं उनको एक बड़ा दिल दिखाना होगा, समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल, हमारे एक दर्शक हैं, उनका हैंडल है साई फैशन, वो कह रहे हैं कि अखिलेश नहीं आते हैं तो इंडिया गठबंधन को मायावती। और एक हमारे दर्शक हैं पीहू आन्या ऑफिशियल, वो कह रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। कुमार अभिषेक, हम जब भी पिछले कई हफ्तों से मायावती की पॉलिटिक्स पर बातचीत करते थे तो शायद वो बातचीत आकर 3 दिसंबर 2023 की तारीख पर रुक जाती थी, यानी असेंबली चुनावों की जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद मायावती अपने पत्ते खोलेंगी। तो क्या अब भी मायावती पिछले 2018 के चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 2 जीती हैं। उनका जो वोट परसेंटेज था वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है, 4%, 5% उनका स्टेट वाइज वोट परसेंटेज था जो गिरकर 1.5-2% पर आ गया है। ऐसी सूरत में क्या मायावती प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने की शर्तें तो दूर हैं, अपनी सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा सौदेबाजी करने की स्थिति में है, और क्या अब वो चाहेंगी कि वो अपने इस गिरे हुए प्रदर्शन के साथ समझौता करके इंडिया गठबंधन में जाएं, या फिर वो अकेले ही चुनाव लड़ें जैसा उन्होंने कहा था? आपकी एक छोटी टिप्पणी।
कि मायावती को अगर इस गठबंधन में लाना है तो उनके इस प्रदर्शन को सामने नहीं रखना पड़ेगा। और मायावती वो ब्रांड है जिसको आप उनके प्रदर्शनों के आधार पर कम से कम इंडिया गठबंधन की जब बात होगी तो एक दलित नेता, उत्तर प्रदेश की एक 4 बार की मुख्यमंत्री, उस तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश होगी। अगर उनको जोड़ने, दूसरी बात यह है कि मायावती को अगर लाना है तो मायावती को ऐसा नहीं होगा कि मायावती खुद से आ जाए या फिर कोई बैक चैनल तुरंत कोई बातचीत शुरू हो और उनकी तरफ से कुछ चीजें, जब तक कोई बात सॉलिड तरीके से नहीं हो जाएगी और बड़े नेता इसकी पहल नहीं करेंगे तब तक मायावती मुझे इस गठबंधन में दिखाई नहीं देती। उसके अलावा भी ये तो तय मायावती को करना है कि वो इस गठबंधन में आएंगी या नहीं आएंगी। हम लोगों ने कहा था एक बात पहले भी कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें से इन 3 राज्यों में अगर बीजेपी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर जाएगी, जो कि कर गई, तब मायावती कई बार सोचेंगी इस गठबंधन में जाने के लिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा रास्ता दिखता है कि हाँ 2024 में मोदी को हटाया जा सकता है, तब तो मायावती रिस्क लेंगी। लेकिन अगर उन्हें भी ये दिख रहा है कि हटाना मुश्किल है, तब मुझे लगता है कि शायद वो रिस्क लेने से परहेज करें। बिल्कुल काफी दिलचस्प स्थिति हो गई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कहिए या कर्नाटक की जीत कहिए और उसके बाद इंडिया गठबंधन की ने जो वो उम्मीदें जगाई उन्हें कहिए, तो ये लग रहा था कि शायद गैर बीजेपी पार्टियों के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए कांग्रेस जो है वो 2024 के लिए एक एसेट बनने जा रही है। लेकिन इन 3 राज्यों के खास तौर पर 5 विधानसभा राज्यों में से 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव नतीजों ने एसेट से शायद लाइबिलिटी बना दिया है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ये राजनीति और करवटें लेगी। हमें देखना होगा कि इंडिया गठबंधन को इतनी आसानी से जो चुनावों के बाद खारिज किया जा रहा है, क्या वो वाकई खारिज किया जाना चाहिए? नहीं, अभी शायद हमें आने वाले दिनों, कुछ और दिनों की पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा कि कैसे ये इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपना अगला कदम तय करती हैं। 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। उससे पहले 10 तारीख को मायावती ने देश भर के अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है अपना रुख तय करने के लिए। यानी आने वाले दिन, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, हफ्ते भर में हमें ये स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि मायावती का रुख क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस पार्टी के डायनेमिक्स क्या रहेंगे और इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरह का आकार कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच किस तरह का तालमेल देखने जा रहा है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी जी, पीयूष जी, कुमार अभिषेक, आपका शुक्रिया। जाते जाते मैं आपको अपना YouTube पर जो हमने एक पोल चलाया वो भी बता देते हैं। अपने दर्शकों से सीधा ये पूछा था कि क्या 2024 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी मना लेगी? मना लेगी का मतलब जो मध्य प्रदेश चुनावों में वो रूठ गए थे, क्या उन्हें मना लेंगी? तो हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले 74% दर्शकों का कहना है कि हाँ, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में सुलह हो जाएगी। 26% को अब भी लगता है कि ये सुलह नहीं हो पाएगी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।